हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, आज की वीडियो में भी दोस्तों हम हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये दोस्तों उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। दोस्तों, टोटल 35 क्वेश्चन है और आपको दोस्तों 35 में से कम 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही यहाँ पे जवाब देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। हम पंछी उन्मुक्त गगन के किस कवि की रचना है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये जो रचना है ये किस कवि की है? पहला दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दूसरा है शिव मंगल सिंह सुमन, तीसरा है अयोध्या सिंह हरियोद और चौथा है दोस्तों बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो आपको बताना है हम पंछी उन्मुक्त गगन के निम्न में से किस कवि की रचना है। दोस्तों, जो ये रचना है यह है शिव मंगल सिंह सुमन जी की। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक और आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो आपको बताना है जो ये वाला वाक्य है आपकी यात्रा मंगलमय हो, वो विधिवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है, फिर संकेतवाचक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो यानी दोस्तों आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जैसे किसी को मतलब कि ब्लेस कर रहे हो, है ना, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये इच्छावाचक में आता है। किस में आता है? इच्छावाचक में। यानी कि जब दोस्तों आप क्या करते हो, किसी को कहते हो आपकी यात्रा मंगलमय हो या खुशी रहो, इस टाइप से जब बोला जाता है तो वो इच्छावाचक के अंदर आते हैं। इच्छावाचक यहाँ पे वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी आपको बताया था। कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है दोस्तों? पहला है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा मैथिली शरण गुप्त और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है कामायनी? दोस्तों, ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामायनी है जो जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। संधि में क्या है? दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, तो संधि का विच्छेद किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये दोस्तों यहाँ पे सही नहीं है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। दोस्तों, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद होता है, और समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, समास का विग्रह किया जाता है। तो ये भी सही है। लेकिन जो तीसरे वाला है दोस्तों, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये दोस्तों गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है दोस्तों, प्रत्यूष शब्द का अर्थ है। प्रत्यूष शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या है। प्रातःकाल, सायकाल, तीव्र इच्छा या फिर तीव्र आशा। तो प्रत्यूष का यहाँ पे सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों, प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातःकाल। तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिछली वीडियो में भी आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। जो ये पंक्तियां दोस्तों, ये किस कवि की, किस रचनाकार की पंक्तियां आपको बताना है। ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी है दोस्तों महादेवी वर्मा। तो पिछली वीडियो में भी दोस्तों आपको होमवर्क के लिए दिया था। इसका जो सही उत्तर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो ये पंक्तियां दोस्तों इसके रचनाकार आपको बताने हैं। पानी प्रात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, ये किसकी पंक्तियां हैं? नरोत्तम दास की, नरसिंह मेहता की, रसखान की, फिर सूरदास की। तो ये पंक्तियां दोस्तों आपको बतानी है किसकी है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये अलंकार में भी पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो अलंकार दोस्तों यहाँ पे कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार है कि पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, जो पानी की प्रात है उसको अभी हाथ से छुआ ही नहीं, और नैनन के जल से पग धोए, यानी कि जो आंखों के आंसू हैं, नैनन के जल उनको बोला तो उससे पैर धोए गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का यूज हुआ है, तो अलंकार में भी इसको पूछा जा सकता है। और रचनाकार अगर आपसे पूछे तो रचनाकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नरोत्तम दास इनके रचनाकार है इन पंक्तियों के। तो ऑप्शन आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई अलंकार की दोस्तों जो मैंने वीडियो डाली हुई है, आपको करवाया था, तो उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे अलंकारों के, तो उसमें एक ये भी था।
चरण कमल बंदो हरि रही, और उसमें आपको समझाया भी था अच्छे से, अलंकार सभी टाइप को अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी हिंदी वाली प्ले लिस्ट में। तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या अनुप्रास, इनमें से आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि रही, इसमें दोस्तों रूपक अलंकार है। तो अगर आपका भी ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही उत्तर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमोदार्य शब्द में कौन सी संधि है। परमोदार्य शब्द में कौन सी संधि है। गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, फिर अयादि संधि है। सबसे पहले दोस्तों इसका संधि विच्छेद देखते हैं। इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो क्या होगा, परम प्लस औदार्य। क्या होगा दोस्तों, परम प्लस औदार्य। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी संधि बनेगी, अ प्लस ओ। अ प्लस ओ से बनती है दोस्तों कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। कौन सी होती है, वृद्धि। तो अ प्लस ओ से ओ बनेगा बड़ा, तो ये कौन सी संधि में आता है, वृद्धि संधि में आता है। इसकी भी वीडियो डाली हुई है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर दोस्तों क्वेश्चन को लगाइए, तब आपको फायदा होगा। तो वृद्धि संधि दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दादाजी से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य दोस्तों आपको बताना है, दादाजी से चला नहीं जाता, इसमें वाच्य आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, दादाजी से चला नहीं जाता, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, फिर क्रियावाच्य है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, दादाजी से चला नहीं जाता, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो भाव है उसकी प्रधानता, यानी यहाँ ना तो यहाँ पे कर्ता प्रधान है, यहाँ भी ना कि यहाँ, और ना ही दोस्तों जो कर्म है वो प्रधान है। यहाँ पे ना ही कर्ता और ना ही कर्म, दोनों में से कोई प्रधान नहीं, बल्कि यहाँ पे भाव है। अगर आप ध्यान से देखोगे, दादाजी से चला नहीं जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों एक भाव का की प्रधानता का हमें यहाँ पे बोध हो रहा है। तो ये वाला दोस्तों कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाव वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपने वाच्य पढ़े हैं तो आपको इजीली इसको समझ में आ जाएगा आपके। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं कौन सी हैं। कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की है। रामचरितमानस भी है, विनय पत्रिका भी है, और दोस्तों कृष्ण गीतावली भी है। तीनों है तो उपरोक्त सभी आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, निकटवर्ती व्यंजनों के मेल को। ये तो दोस्तों व्यंजन संधि होती है व्यंजनों के मेल से, निकटवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो मतलब कि इसको तो टोटल संधि ही कहते हैं। संधि की परिभाषा है कि निकटवर्ती वर्ती वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है विकार होकर, उसको संधि कहते हैं। अगर वो व्यंजन हुए तो व्यंजन संधि, स्वर हुए तो स्वर संधि। और यहाँ पे दोस्तों व्यंजन तथा स्वर के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, यहाँ पे दोस्तों एक और यहाँ पे ऐड होगा कि विसर्ग के साथ जब व्यंजन या स्वर आपस में मेल करेंगे तब जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे छांटना है। मैं एक सज्जन व्यक्ति से मिला, या फिर एक सज्जन व्यक्ति से मैं मिला, मैं एक सज्जन से मिला, या सज्जन व्यक्ति से मैं मिला। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों शुद्ध वाक्य क्या है। दोस्तों आपको देखने से पता चल रहा होगा, सज्जन व्यक्ति से मैं मिला ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और एक सज्जन व्यक्ति से मैं मिला ये भी नहीं होगा। या तो होगा मैं एक सज्जन व्यक्ति से मिला, या मैं एक सज्जन से मिला। लेकिन दोस्तों इन दोनों में भी आपको ध्यान में रखना है, क्या होगा, मैं एक सज्जन व्यक्ति से मिला। यहाँ पे पूरी जो सेंस है वो आपको क्लियर हो रही है, लेकिन मैं एक सज्जन से मिला, यहाँ पे दोस्तों आपको पूरी जो मतलब इसका भाव है वो मतलब अर्थ है जो स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो मैं एक सज्जन व्यक्ति से मिला, यहाँ पे पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, ये वाला आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, ध्यान मगन का समास विग्रह क्या होगा। ध्यान मगन का समास विग्रह बताना है। ध्यान का मगन, ध्यान में मगन, ध्यान से मगन, या फिर ध्यान ही मगन। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ध्यान मगन का ध्यान में मगन। ध्यान में मगन को बोला जाता है दोस्तों ध्यान मगन, तो ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, संधि के कितने भेद होते हैं। तो डायरेक्ट दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो अभी आपको बताया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी कि कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन भी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन है। दो बैलों की कथा कहानी के लेखक आपको बताना है कौन है। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है जाबिर हुसैन, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, और ऑप्शन डी है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो दो बैलों की कथा कहानी है इनके लेखक कौन है, प्रेमचंद है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों, हनुमान की पूंछ में
लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं, लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए। यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे बताया गया है। और आपको पता है जब कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है शताब्दी शब्द में समास है। आपको बताना है दोस्तों शताब्दी शब्द में कौन सा समास है। अगर आप दोस्तों इसका मतलब कि विग्रह करोगे तो शताब्दी यानी कि सत प्लस अब्दी, यानी कि सत यानी दोस्तों 100 होता है, और अब्द यानी अब्दों का मतलब होता है वर्ष। तो 100 अब्दों का समूह या फिर 100 वर्षों का समूह या वर्षों का समाहार कह देते हैं। तो 100 वर्षों का समाहार यहाँ पे अगर आप चेक करोगे दोस्तों, जो पहला पद है वो क्या है, 100 है, जो कि संख्यावाचक है। और संख्यावाचक शब्द पहला किस में होता है, द्विगु में होता है। तो ऑप्शन ए वाला दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है, द्विगु। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थी है। जो अंक शब्द है दोस्तों उसका अनेकार्थी। आपको पता है दोस्तों अंक संख्या को भी बोलते हैं, अंक गोद को भी बोलते हैं, और अंक दोस्तों अध्याय को भी बोलते हैं। लेकिन सूर्य इसका अनेकार्थी नहीं है। सूर्य को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अर्क बोलते हैं। तो सूर्य यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसका अनेकार्थी नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे छांटना है। मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, मुझे दीजिए पानी 1 गिलास पानी दीजिए मेरे को, पानी 1 गिलास दीजिए मुझे। तो लास्ट के 3 तो दोस्तों बिल्कुल अलग आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, तो मतलब सेंस ही थोड़ी अलग है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, तो ऐसे ही बोला जाता है। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। आग में घी डालना, तो बहुत ही दोस्तों आप भी इसको यूज करते होगे इस मुहावरे को, आग में घी डालना। ऑप्शन ए है क्रोध करना, ऑप्शन बी है बहुत क्रोध करना, ऑप्शन सी है आग को प्रज्वलित करने के लिए घी डालना, ऑप्शन डी है क्रोध को भड़काना। तो आपको पता है दोस्तों आग में घी डालने का मतलब अगर कोई गुस्सा है तो उसको और ज्यादा गुस्सा करना, उसको भड़काना, उसका यही अर्थ होता है। तो क्रोध को भड़काना आग में घी डालने का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नील कमल में समास आपको बताना है कौन सा है। पहला है अवयवी भाव, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा तत्पुरुष, चौथा दोस्तों कर्मधारय। तो नील कमल में कौन सा समास है। सबसे पहले दोस्तों इसका विग्रह क्या होगा, इसका जो विग्रह होगा वो होगा नीला है कमल जो, नीला है कमल जो। तो नीला है कमल जो, अब तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कौन सा समास होगा। इस तरह के विग्रह किस में होते हैं, कर्मधारय समास में होते हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या है। रेखांकित यानी कि जो पढ़वाता लिखा है, ये आपको बताना है कौन सी क्रिया है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, ये पूर्वकालिक है, संयुक्त है, आकर्मक है, प्रेरणार्थक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने दोस्तों जो क्रिया है उसके बारे में पढ़ रखा है। इसकी वीडियो दोस्तों मैंने आपको डाली हुई है, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है। जो पद भेद की पहचान वाला चैप्टर था उसमें दोस्तों ये टॉपिक आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो उसे देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका क्या चक्कर होता है, कितने टाइप की क्रिया होती है। एग्जाम्पल आप करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे जो अध्यापक है हमारा सब्जेक्ट है करता है, तो ये दोस्तों खुद कोई काम नहीं कर रहा, यानी कि छात्र से काम करवा रहा है, यानी कि किसी जो यहाँ पे कर्म आप मान सकते हो, यानी खुद काम ना करके है ना दूसरों से काम करवाया जा रहा है। यानी करता है जो वो खुद कार्य नहीं कर रहा है बल्कि दूसरों को कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारा मतलब क्रिया होती है वो कौन सी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी कर्ता खुद कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वो प्रेरणार्थक यहाँ पे क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वकालिक में क्या होता है दोस्तों, पूर्व का मतलब पहले, इसमें दोस्तों 2 क्रियाएं होती हैं। तो जब कोई भी क्रिया है, मुख्य क्रिया होगी कोई, उससे पहले कोई एक और क्रिया आ जाए, यानी मुख्य क्रिया से पहले कोई एक और क्रिया आ जाए, तो वो वाली क्रिया हमारी पूर्वकालिक होती है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, लड़का पढ़कर लिखने गया, तो लड़का पढ़कर लिखने गया, तो लिखने गया, लिखने लगा बोलो या लिखने गया, तो उससे पहले क्या किया उन्हें, पढ़कर, यानी पहले उसने पढ़ा फिर वो लिखने गया। तो यहाँ पे 2 क्रिया यूज हुई है, पढ़कर और लिखने, लेकिन पहले वाली क्या है, पढ़कर, तो ये हमारी दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे संयुक्त दोस्तों, संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब दोस्तों एक से अधिक होता है, ठीक है ना। तो अगर एक से अधिक क्रिया मिलकर एक क्रिया का काम करती हैं तो वो संयुक्त क्रिया होती है। जैसे दोस्तों राम ने पुस्तक पढ़ ली, तो पढ़ और ली,
पढ़ और ली दोनों मिलके दोस्तों एक ही क्रिया का काम कर रहे हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ ली। तो पढ़ और ली वैसे दो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मिलके एक का काम कर रहे हैं तो ये संयुक्त क्रिया होती है। तो सभी आपको पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, पाठ पढ़वाता है, प्रेरणार्थक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अपना काम अपने आप करना चाहिए। अपना काम अपने आप करना चाहिए जो रेखांकित क्रिया है, अपने आप है जो, वो दोस्तों आपको बताना है कौन सी है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो आपको बताना है कौन सा होगा इनमें से, ठीक है ना। निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो अपने आप यानी पर्सनल है ना, पर्सनल को बोलते हैं हम निजी। तो पर्सनल यानी कि अपने आप को, इसमें जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी, निजवाचक हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि निजी यानी निज क्या होता है दोस्तों, पर्सनल होता है। तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पिता ने पुत्र को किताब दी, ठीक है ना। पिता ने पुत्र को किताब दी। तो यहाँ पे बताना है आपको कारक कौन सा है, कर्म है, करण है, संप्रदान है या फिर अपादान है। इन चारों में से कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, करण होगा या संप्रदान होगा। दोस्तों आपने अगर कारक पढ़े हैं तो आपको मैंने करवाया था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, और संबंध का की के, अधिकरण में पर या और संबोधन, ऐसे करवाता है ये वाला ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो कर्म है और संप्रदान है, इसमें दोस्तों को का यूज होता है। किसका, को का। जो को वाला है वो कर्म को और संप्रदान को और के लिए, इन दोनों में आता है। तो इन दोनों में से कोई आपका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इनमें दोस्तों डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम कर्म कारक की बात करेंगे जिसमें को आता है और संप्रदान की, कर्म में क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो संज्ञा सर्वनाम जो भी होगा जिसपे मान लो जो करता है उसके द्वारा अगर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक होगा। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा लो या कोई भी संज्ञा सर्वनाम हो सकता है, अगर उस पे कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, काम किया जा रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो दोस्तों क्या होगा, हमारा कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों संप्रदान में क्या होगा, जब कोई भी दोस्तों संप्रदान में क्या होता है, यानी जो को का यूज किस लिए किया जाता है, कोई देने के भाव से किया जाता है, उपकार के भाव से किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, पुत्र को, पिता ने क्या किया, पुत्र को किताब दी, यानी कोई देने का भाव है यहाँ पे। तो देने के भाव में जब को का यूज किया जाता है तब वो दोस्तों संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे संप्रदान आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे क्या होता, पिता ने पुत्र को डांटा होता, किताब दी की जगह क्या होता, डांटा होता। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, जो ये डांटा है, ठीक है ना, पिता ने पुत्र को डांटा, तो पिता ने जो काम किया, क्या काम किया, डांटने का काम किया। क्या इस डांटने का प्रभाव पुत्र पे पड़ा, बिल्कुल पड़ा, पुत्र को ही तो डांटा गया। तो पुत्र पे प्रभाव पड़ा ना, तो प्रभाव पड़ता है जब, तब वो कर्म कारक कहलाता है, को वाला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे किताब दी तो उसको दी, तो उसको कोई प्रभाव थोड़ी पड़ा, वो तो उसको दी, देने के भाव से दोस्तों क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो सभी बुद्धिमती लिखे हुए हैं। अब ये क्या हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि बुद्धिमती तो होता है, तो आपको पता है, लेकिन बुद्धिमती का जो सही यहाँ पे स्पेलिंग है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो बुद्धिमती में पहले तो बुद्धि में छोटी की मात्रा आती है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे बड़ी है, इसमें बड़ी है, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। पहले दो बचे। अब मती, मती में दोस्तों बड़ी की मात्रा आती है। तो बुद्धिमती यानी कि बुद्धिमती, ऑप्शन बी वाला अगर आप देखोगे, बुद्धि में छोटी की, मती में बड़ी की, तो बुद्धिमती ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, रात शब्द का तत्सम शब्द आपको बताना है, तत्सम रूप बताना है। रात का तत्सम रूप, रजनी, निशा, राका या रात्रि। दोस्तों तत्सम तत्व अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा, रात का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, रात्रि। तत्व रात होता है और तत्सम क्या होता है, रात्रि होता है। तो ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर 2, 3, 4 या 5। दोस्तों रचना के आधार पर जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं भी आपको पता होना चाहिए। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, तो 3 होते हैं रचना के आधार पर। ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उच्चारण स्थान। तो मैंने आपको बताया था 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन पांचों के मैंने उच्चारण स्थान की आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी, KTM और DO यानी 2। KTM बाइक होती है, KTM 2, ठीक है ना। तो ये ट्रिक बताई थी। अब ट्रिक क्या है दोस्तों, K से कंठा, T से तालु, M से मूर्धन्य,
डी से दोस्तों दंत्य और ओ से ओष्ठ है। तो जो क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। च वर्ग वालों का तालु। अब हमें तालु पूछना है, तालव्य भी बोल देते हैं, तालु भी। तो तालु होता है च वर्ग वाले जो मतलब इसके अंदर जो 5 वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है। अब च वर्ग का तो दोस्तों इसमें पहला ही दिया है च, तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान तालु किसका हो जाएगा, च का हो जाएगा इनमें से। ठीक है दोस्तों, तो उच्चारण स्थान मतलब च वर्ग है जो, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, तालव्य भी इसको बोल सकते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है दोस्तों क का क्या होगा, ट के लिए क्या होगा और त के लिए क्या होगा उच्चारण स्थान। ये दोस्तों कमेंट में जरूर बताना है, ताकि दोस्तों आपको अच्छे से याद हो जाए और आपके दिमाग में फिट हो जाए और आप एग्जाम में गलती ना कर पाओ। तो क और ट और त इनका भी आपको बताना उच्चारण कहाँ से होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन है। ऊष्म व्यंजन आपको बताना है। तो ये भी दोस्तों जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था दोस्तों य र ल वाले, ठीक है ना, य र ल व। तो ये कौन से व्यंजन होते हैं आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको ऊष्म बताता हूँ, ठीक है ना। ऊष्म कौन से होते हैं दोस्तों, ये जो श हो गया, स हो गया, ये वाला श हो गया, ह हो गया, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हम मतलब कि जो थोड़ी ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है मुंह से, ठीक है ना, तो वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये वाले 4 दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन है। यानी कि ऑप्शन डी में देखोगे तो शलगम वाला श आया है, तो ये हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ये र ल व वाले कौन से होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं आपको याद है या नहीं, ठीक है ना, तो ये आपको कमेंट में बताने हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद तो प्रधान होता है दोस्तों, और जो पूर्व पद है वो गौण होता है। कौन सा समासिक पद है, कौन से समास में ऐसा होता है, अवयवी भाव, द्वंद्व, द्विगु, या फिर तत्पुरुष में होता है। दोस्तों अगर आपको देखो, आपको ना एग्जाम्पल भी याद करने हैं समास के साथ, इनकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो भी आपको याद करनी है, कंसेप्ट भी आपको याद करना है कि अवयवी भाव, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनमें क्या क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर पद प्रधान किस में होता है, पूर्व पद गुण किस में होते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये होता है तत्पुरुष समास में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, शब्द अलंकार में मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो शब्द अलंकार में कितने भेद होते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। शब्द अलंकार में 2, 3, 4 या 5। तो शब्द अलंकार में दोस्तों 3 भेद होते हैं, अर्थ में भी दोस्तों, अर्थ अलंकार में भी मुख्यतः तो 3 ही होते हैं, ठीक है ना। तो 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, तो रस, रस से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है। तो जितने भी प्रकार के रस हैं दोस्तों, उन सभी के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। तो ज्यादातर तो दोस्तों स्थायी भाव से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो वीर रस का स्थायी भाव यहाँ से पूछा है। तो भय तो दोस्तों भयानक होता है, वीर का दोस्तों क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ऑप्शन भी आपका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, धू प्लस आचार। धू प्लस आचार की संधि क्या होगी, ठीक है ना, यानी इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दुआचार बनेगा, या फिर दुराचार बनेगा, या फिर दुरचार, या फिर दूरचार। आपको पता है दोस्तों यहाँ पे विसर्ग संधि है, कौन सी विसर्ग, क्योंकि ये तो देख के ही पता चला विसर्ग है। तो जब विसर्ग है और आगे है दोस्तों आचार का आ, तो जो विसर्ग और आ मिलके क्या बनाएगा, र आ बन जाएगा, रा बन जाएगा, यानी कि दुराचार बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपको यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन, दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने क्या बनकर आते हैं। दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने क्या बनकर आते हैं, राग, उल्लास, रस, या फिर निराशा। तो दोस्तों इसका आंसर है जो आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और साथ ही आपको ये भी बताना है दोस्तों हर वीडियो की तरह कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। तो सभी ने बताना है दोस्तों, ठीक है ना। मैं चेक करूंगा कौन कौन यहाँ पे बता रहा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो इसे लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी दोस्तों मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।